नमस्कार साथियों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में और ये जो क्लास होने वाली है ये कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम जो बैच है उसके लिए होने वाली है। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो भी आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज लूँगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की यूज लेने वाला हूँ। दूसरी बात, अपन बात करते हैं ये क्लासेस आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स की तैयारियों के लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। बिल्कुल बेसिक से लेके बेस्ट जो कंटेंट है वहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में बिल्कुल बेसिक जनरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी भाषा का शब्द है, सबसे पहले शब्द किसने दिया, हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है, हॉर्टिकल्चर होता क्या है, किन किन चीज़ों के बारे में इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। आज बस बिल्कुल बेसिक बातें करने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को लेक्चर को अंतिम समय तक, बिल्कुल लास्ट तक आप लोगों को देखना है। चलो स्टार्ट करें। देखो, हॉर्टिकल्चर, जितने भी शब्द जिनके पीछे कल्चर लगा होगा, ध्यान रखना प्यारे साथियों, सभी के सभी कैसे होंगे, लैटिन भाषा के होंगे। चाहे अपन हॉर्टिकल्चर की बात कर ले, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर ले, चाहे लैक कल्चर की बात कर ले, यानी जहां पर भी कल्चर लगा हुआ है, क्या क्या कौन सी लैंग्वेज के होंगे, लैटिन के। तो ये जो हॉर्टिकल्चर है ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। देखो किस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ अपन बात कर लेते हैं इसकी। देखो, हॉर्टिकल्चर है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कौन सी भाषा का शब्द है भाई, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये हम बात करें तो मुख्य रूप से और जो लैटिन भाषा है उसके दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हॉर्टस। पहला शब्द कौन सा है, हॉर्टस। हॉर्टस जो है इसका मीनिंग होता है भाई गार्डन। क्या होता है हॉर्टस का मीनिंग, गार्डन होता है। ठीक है, और दूसरा जो शब्द होता है वो होता है कल्चरा। भाई दूसरा शब्द कौन सा होता है, कल्चरा होता है। और इस ये जो कल्चरा होता है, इस कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट। क्या होता है, टू कल्टीवेट। अब यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोगों को रटना नहीं है या ध्यान रखना है इस चीज़ का। अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन सा वर्ड है ये, तो ये लैटिन वर्ड है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हॉर्टस मीनिंग होती है गार्डन एंड कल्चरल मीनिंग कल्टीवेशन, यानी गार्डन का कल्टीवेशन ही क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। मेनली हम गार्डन में कौन कौन सी क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं, फ्रूट्स क्रॉप हो गई, स्पेशली अपन बात करें वेजिटेबल्स हो गई, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई, अपन बात करें स्पाइसेस एंड कॉन्डामेंट्स हो गए, और अपन बात करें तो जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, ये सभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो, अगर सबसे पहले अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर जो शब्द है या टर्म है, ये हॉर्टिकल्चर टर्म सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दी। आपसे पूछा सा है कि हॉर्टिकल्चर टर्म किसने दी, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक वैज्ञानिक है पीटर लॉरेनबर्ग। क्या नाम है, पीटर लॉरेनबर्ग। ये पीटर लॉरेनबर्ग जो थे, इन्होंने सबसे पहले हॉर्टिकल्चर टर्म दी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो कब दी ये शब्द या जो टर्म है ये कब दी गई, तो ध्यान रखना, आप लोगों को सन भी याद रखना है, 1631 में, 1631, या फिर बोल सकते हो आप 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी के अंदर इसका यूज किया गया है। आप लोगों को ये याद रखना है। अब देखो साहब, सेंचुरी की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक करते हैं, सेंचुरी। ठीक है, अब देखिए प्यारे दोस्तों, जो पीटर लॉरेनबर्ग है इन्होंने शब्द दिया 1631 में, या आप कह सकते हो 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में दिया। लेकिन एक ऐसे ही सिमिलर नेम के वैज्ञानिक आते हैं, पीटर डेक्रीसेंजी। कई बार इनमें क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका नाम भी अपन यहीं पे लिख लेते हैं, इनका काम भी पढ़ लेते हैं। देखो पीटर डेक्रीसेंजी, वैसे तो अपन बात करें पीटर डेक्रीसेंजी के बारे में तो इनका संबंध हॉर्टिकल्चर से तो नहीं है, इनका संबंध किससे है, एग्रोनॉमी से। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो पीटर डेक्रीसेंजी है इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। क्यों कहा जाता है सर फादर ऑफ एग्रोनॉमी, वैसे तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑपस रूरारियम कामोदरम। कौन सी बुक थी, ऑपस रूरारियम कामोदरम, और उस बुक में बहुत सारे एग्रोनॉमी से रिलेटेड लेक्चर्स थे, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। चलो, अब हमने एग्रोनॉमी के फादर की बात करी तो हॉर्टिकल्चर के फादर की भी बात कर ही लेते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। किसकी बात करेंगे, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हम बात करने वाले हैं। और ये जो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लेवल पे। भाई कौन से लेवल पे बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है, तो ध्यान रखना दोस्तों, दो वैज्ञानिक आएंगे। एक आएगा कौन,
फर्स्ट जो वैज्ञानिक आएगा वो आएगा LH बेले। कौन आएगा? LH बेले। LH बेले को क्या बोलेंगे? पूरा नाम क्या है सर? तो लिबर्टी हाइट बेले। क्या नाम है? लिबर्टी हाइट बेले है। सेकंड में आप लोगों को नाम बताऊं तो दूसरा जो वैज्ञानिक है वो है TA नाइट। क्या नाम है? TA नाइट। TA नाइट का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना, TA नाइट का पूरा नाम है थॉमस एंड्रयू नाइट। इन दोनों वैज्ञानिकों को, किन किन को, कौन कौन से दोनों वैज्ञानिक? एक तो LH बेले और दूसरा थॉमस एंड्रयू नाइट। इन दोनों वैज्ञानिकों को कहा जाता है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब हम जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं फादर ऑफ सिस्टमैटिक हॉर्टिकल्चर के। किसकी बात करेंगे? फादर ऑफ सिस्टमैटिक हॉर्टिकल्चर। सिस्टेमैटिक हॉर्टिकल्चर के बारे में। भाई सिस्टमैटिक हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है? तो ध्यान रखना, इनका नाम है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्यारे दोस्तों डी कैंडोले। क्या नाम है? डी कैंडोले। ऑगस्टिन पिरामस डी कैंडोले नाम है इनका। पूरा नाम क्या है? ऑगस्टिन पिरामस डी कैंडोले। अब देखो दो फैक्ट और अपन बात करें। सबसे पहला फैक्ट, आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। क्या पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, जब हमने वर्ल्ड लेवल की बात कर ली तो इंडिया की भी कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, यानी इंडिया की हम बात करेंगे अब साहब। तो इंडिया के अंदर जो फादर है वो कौन है साहब? वो है MH मारी गावड़ा। कौन है? MH मारी गावड़ा। तो MH मारी गावड़ा साहब जो है, इन्हें क्या कहा जाता है भाई? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो एक और फैक्ट याद रखना है। फैक्ट कौन सा है? कि एक रेवोल्यूशन चली थी हमारे हॉर्टिकल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। उस रेवोल्यूशन का नाम है गोल्डन रेवोल्यूशन। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? गोल्डन रेवोल्यूशन, जिसका जो एम था वो था फ्रूट प्रोडक्शन करना। तो ये जो गोल्डन रेवोल्यूशन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखना, जो फादर है किसके? गोल्डन रेवोल्यूशन के, वो है डॉक्टर KL चड्डा। डॉक्टर KL चड्डा। तो डॉक्टर KL चड्डा साहब को कहा जाता है फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। देखो हमने अभी क्या बात करी? हमने सबसे पहले बात करी, बिल्कुल बेसिक पॉइंट उठाया कि हॉर्टिकल्चर कहाँ से आया है। एक लैटिन शब्द है हॉर्टस। हॉर्टस का जो मीनिंग होता है वो होता है गार्डन, और दूसरा जो बेसिक वर्ड है कल्चरा। ठीक है, इस कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी गार्डन का कल्टीवेशन ही हॉर्टिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर जो टर्म दी थी सबसे पहले पीटर लॉरेनबर्ग ने दी थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे इसके ऊपर क्या लिखे? निबंध लिखे। ठीक है, उनके अंदर ये शब्द दिया सबसे पहले। कब दिया भाई? 1631 के अंदर, यानी 17वीं शताब्दी के अंदर ये शब्द दिया गया। आपसे पूछा जाए विश्व में हॉर्टिकल्चर के जनक, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड कौन है? तो लिबर्टी हाइट बेले, या फिर अपन बात करें तो TA नाइट, यानी थॉमस एंड्रयू नाइट। आपसे पूछा जाए कि सिस्टमैटिक हॉर्टिकल्चर के कौन है? तो ऑगस्टिन पिरामस डी कैंडोले है। ठीक है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया MH मारी गावड़ा है। आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन कौन है? तो डॉक्टर KL चड्डा साहब है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। और इन्होंने गोल्डन रेवोल्यूशन चलाई, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, या बनते हैं यहाँ से दो क्वेश्चन, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन एंड फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। तो दोनों ही कौन है? डॉक्टर KL चड्डा साहब। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखो अब हमने हॉर्टिकल्चर का स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ा, तो अपन बात करेंगे कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन सी शाखाएं हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर को बांटा गया है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें तो इसकी कुल मिला के 6 शाखाएं हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो शाखा आएगी प्यारे दोस्तों वो आएगी पोमोलॉजी। कौन सी आएगी? पोमोलॉजी आएगी। दूसरी अपन बात करें प्यारे दोस्तों तो ओलेरिकल्चर। दूसरी कौन सी आ जाएगी? ओलेरिकल्चर यहाँ पर आ जाएगी। थर्ड अपन शाखा की बात करें तो तीसरी जो शाखा आएगी वो आएगी साहब फ्लोरिकल्चर। कौन सी आ जाएगी? फ्लोरिकल्चर जो शाखा है वो 3 नंबर पे आ जाएगी। चौथा अपन बात करें तो एक शाखा आएगी जिसका नाम है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। कौन सी? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट अपनी आएगी स्पाइसेस। कौन सी आएगी? स्पाइसेस एंड कॉन्डामेंट्स। स्पाइसेस एंड कॉन्डामेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा देखो 6ठे नंबर पर आ जाएगी एरोमेटिक
एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। एंड कौन से प्लांट आ जाएंगे? मेडिसिनल क्या आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएंगे। एक और अपन पढ़े एक्स्ट्रा में, तो जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है प्यारे दोस्तों, कौन सी क्रॉप? प्लांटेशन क्रॉप्स, जिनका जो मेन काम होता है सिर्फ और सिर्फ इनकम प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो एक कुल मिला के अपन 7 ब्रांचें पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे पोमोलॉजी, सेकंड ओलेरिकल्चर, तीसरी फ्लोरिकल्चर, चौथी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पांचवी स्पाइसेस और कॉन्डामेंट्स पढ़ेंगे। 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे कौन सी? एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट। 7वें नंबर पर जो हम शाखा पढ़ने वाले हैं उस शाखा का नाम है प्यारे दोस्तों प्लांटेशन क्रॉप। अब हम देखो यहाँ पर 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है पोमोलॉजी की। अब जैसे हमने हॉर्टिकल्चर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, वैसे हम यहाँ पे बात करेंगे पोमोलॉजी की। तो मैंने आपको वहाँ पर हॉर्टिकल्चर जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जितने भी वर्ड इनके पीछे क्या आता है? कल्चर लगा हुआ है, सारे लैटिन होते हैं। लेकिन यहाँ पर पोमोलॉजी आ रहा है तो जितने भी वर्ड जिनके पीछे लॉजी और नोमी लगा होता है ना, सारे ग्रीक होते हैं। इसका एक अपवाद है पोमोलॉजी। ये पोमोलॉजी जो है ये सिर्फ ग्रीक नहीं होगा, ये लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। तो ये थोड़ा सा अपवाद आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो पोमोलॉजी है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है भाई। एक तो ये लैटिन लैंग्वेज का भी है और साथ में ये सब ग्रीक लैंग्वेज का भी है, यानी लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं साहब? देखो अब पहली बात करें तो ये दो शब्द हैं। पहला है सब पोमम। पहला शब्द कौन सा है? पोमम शब्द है। और जो ये पोमम शब्द है, इस पोमम शब्द का मतलब होता है फ्रूट। पोमम का मतलब क्या होता है? फ्रूट होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। पोमम जो वर्ड है इसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया है? इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है फ्रूट। ठीक है, दूसरा जो शब्द है वो दूसरा शब्द है लॉजी। दूसरा शब्द कौन सा है? लॉजी। और ये लॉजी है, इसका मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, यानी फ्रूट्स की स्टडी करना ही क्या है? पोमोलॉजी। रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब देखो यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाता है। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि पोमोलॉजी वर्ड इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो आपका सीधा सिंपल आंसर आ गया सब लैटिन एंड ग्रीक। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इन पोमोलॉजी द वर्ड पोमम इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि पोमोलॉजी के अंदर जो पोमम शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो पोमम है ये तो है लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का या लैटिन लैंग्वेज का है। और लॉजी है, ये कौन सी लैंग्वेज का है प्यारे दोस्तों? ग्रीक लैंग्वेज का है। अभी हमने बात करी कि पोमोलॉजी क्या है, फ्रूट्स की स्टडी ही क्या कहलाती है भाई? पोमोलॉजी। तो यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हो, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। क्या कह सकते हो आप इसको? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की स्टडी को ही हम क्या कह रहे हैं? हम इसे पोमोलॉजी कह रहे हैं। अब देखो आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी, क्या पूछ लिया जाए भाई? फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी। सिस्टमैटिक पोमोलॉजी। तो सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के जो फादर है वो है कौन? अगस्टिन पिरामस डी कैंडोले। अगस्टिन पिरामस डी कैंडोले। तो डी कैंडोले को कहा जाता है फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो पोमोलॉजी के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। पोमोलॉजी किस लैंग्वेज का है? लैटिन और ग्रीक का है। पोमम और पोमम का जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग फ्रूट होता है। लॉजी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब टू स्टडी होता है, यानी फ्रूट्स की स्टडी करना ही पोमोलॉजी है। यहाँ हमने डेफिनेशन भी लिख ली है कि स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी कौन है, तो डी कैंडोले साहब है, इन्हें फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी कहते हैं। और बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए डायग्राम भी लगाया गया है किसका? फ्रूट्स का। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओलेरिकल्चर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? ओलेरिकल्चर। देखो ओलेरिकल्चर के बारे में अपन बात करें तो कल्चर आ गया, तो सीधी सी बात है ये कौन सी भाषा का शब्द हो गया भाई? लैटिन का। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था लैटिन लैंग्वेज का हो गया। तो ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। जो पहला यहाँ पर वर्ड है वो तो है ओलेरिस। पहला वर्ड कौन सा है भाई? ओलेरिस। पहला जो शब्द है वो है ओलेरिस। दूसरा है कौन सा? कल्चरा। दूसरा कौन सा वर्ड है भाई? कल्चरा वर्ड है। ओलेरिस जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है पॉट हर्ब। ओलेरिस का मतलब क्या होता है? पॉट हर्ब। ठीक है, यानी गमले में उगने लायक जो हर्ब्स होती है वो। ठीक है, और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट। क्या होता है? टू कल्टीवेट। यानी सीधी सी ये बात है यहाँ पर कि जो पॉट्स होते हैं, गमले में जो उगाए जाने वाली जो सब्जियां होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं किसमें? ओलेरिकल्चर में। तो यहाँ पर आप इसके डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हो स्टडी, यहाँ फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स इज नॉन एज ओलेरिकल्चर। अब आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ओलेरिकल्चर, क्या पूछ लिया जाए प्यारे दोस्तों? फादर ऑफ ओलेरिकल्चर, यानी ओलेरिकल्चर के जो फादर है वो कौन है? तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, जो LH बेले है, क्या नाम है? LH बेले। LH बेले यानी लिबर्टी हाइड बेले जो है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ओलेरिकल्चर कहा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो, ये आप लोगों को सामने दिखाई दे रही कि वेजिटेबल्स है, और वेजिटेबल्स की स्टडी किस में कर रहे हैं? ओलेरिकल्चर में कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में? फ्लोरिकल्चर के बारे में, जो बहुत ही शानदार हमारे क्या है, एक ब्रांच है। चलो, फ्लोरिकल्चर कल्चर आ गया तो सीधी सी बात है, किस लैंग्वेज का वर्ड हो गया भाई? ये भी लैटिन लैंग्वेज का। किसका हो गया? ये लैटिन लैंग्वेज का हो गया। अब देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है वो है फ्लोरिस, पहला वर्ड कौन सा है? फ्लोरिस। और दूसरा जो वर्ड है वो है कल्चरा, दूसरा कौन सा है भाई? कल्चरा। फ्लोरिस जो होता है, इस फ्लोरिस का मीनिंग होता है फ्लावर। फ्लोरिस का मतलब क्या होता है? फ्लावर। और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट, टू कल्टीवेट, यानी फ्लावर्स का जो कल्टीवेशन है, इसी को हम क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। आप लोग बहुत शानदार सुंदर सुंदर देखो फ्लावर्स भी देख सकते हैं। चलिए, अब देखो यहां से क्या पूछा जाता है? फ्लोरिकल्चर या लैंडस्केप गार्डनिंग के जनक। लैंडस्केप गार्डनिंग इज अ पार्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर, या आप कह सकते हो कि फ्लोरिकल्चर इसी का पार्ट है। ठीक है, कैसे है? क्योंकि लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? भूमि को सजाना। और भूमि को किसके द्वारा सजाएंगे? फ्लावर्स के द्वारा सजाएंगे। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि फादर, पहला तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर, फादर ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग, लैंडस्केप गार्डनिंग, गार्डनिंग। ठीक है, लैंडस्केप गार्डनिंग है, इनके जो फादर है या इनके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर MS रंधावा। कौन माने जाते हैं? MS रंधावा साहब माने जाते हैं। और इन MS रंधावा साहब ने एक बुक भी लिखी है, बहुत फेमस बुक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ, क्या है भाई? ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या नाम है बुक का? ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बुक इज रिटन बाय विच साइंटिस्ट? ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, डॉक्टर MS रंधावा साहब ने ये बुक लिखी है। और MS रंधावा साहब को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं फादर ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग, अलंकृत बागवानी के जनक। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच आएगी वो आएगी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब सब ये सर 3 ब्रांच हमने पढ़ी, पोमोलॉजी पढ़ी, हमें समझ में आया कि हमें क्यों पढ़ना है इसको, क्योंकि हम फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड हमने पढ़ा साहब ओलेरिकल्चर, तो वेजिटेबल प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। थर्ड हमने पढ़ा फ्लोरिकल्चर, तो फ्लावर प्रोडक्शन पढ़ रहा है। लेकिन ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? स्पेशली हम हॉर्टिकल्चर में ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो, होता ये है कि भारत के अंदर, स्पेशली अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हॉर्टिकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स है, बात करें सब्जियां या फ्रूट्स या फ्लावर्स, तो ये जो है जितना उत्पादन होता है इनका लगभग 25% से 30% बिना यूज किए क्या हो जाते हैं? खराब हो जाता है। फ्रूट्स और सब्जियों की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसा सर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पेरिशेबल नेचर के होते हैं, मतलब बहुत जल्दी खराब होने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस लॉस से बचने के लिए एक साइंटिस्ट थे, अभी रिसेंटली बात है, 19th सेंचुरी की बात है, निकोलस एपर्ट साहब, उन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया। होता क्या है यहाँ पर कि हम पहले तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, हमने हार्वेस्टिंग कर ली, हार्वेस्टिंग के बाद में हम उसको लेके आएंगे हमारी जो पोस्ट हार्वेस्ट यूनिट है वहां पर इसको लेके आएंगे। लाने के बाद में हम उसमें करते हैं प्रोसेसिंग। मान लो हम टोमेटो लेके आए, तो अब हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। कैसे करेंगे? उसकी जो फॉर्म होती है उसको चेंज करेंगे, यानी टोमेटो है तो उसका केचप बनाएंगे, या हो सकता है कि उसका सॉस बनाए। अब केचप और सॉस बन गया, प्रोसेसिंग तो हो गई। क्या सर इतना ही है? नहीं, बात होती है अब स्टार्ट। भाई केचप बन गया तो क्या वो सुरक्षित है? नहीं है, अभी तक वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
सबसे पहला काम हमने किया प्रोसेसिंग करने का। अब हम उसको क्या करेंगे, उसकी जो सेल्फ लाइफ है या उसकी जो स्टोरेज लाइफ है उसको बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे, जिस प्रोसेस को अपन कहते हैं प्रिजर्वेशन। यानी हम सेकंड प्रोसेस यहाँ पर करने वाले हैं प्रिजर्वेशन की। पहली प्रोसेस कौन सी मैंने बताई, प्रोसेसिंग की। सेकंड अपन ने बताई प्रिजर्वेशन। तो पहले हम प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद में प्रिजर्वेशन करेंगे। अब हमने जब प्रिजर्वेशन कर लिया है तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि टमाटर लाए 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, लेकिन जब सॉस प्रिजर्व होकर तैयार हुई तो उसकी वैल्यू 150 या 200 रुपए किलो हो गई, यानी उसका वैल्यू एडिशन हो गया। तो यहाँ पर हम कुल मिला के 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे प्रोसेसिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोसेसिंग। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म को चेंज करेंगे, प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग के बाद में उसका करेंगे प्रिजर्वेशन में। क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन यानी कि उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखेंगे और लास्ट में उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू एडिशन हो जाती है। भाई क्या हो जाता है उसके अंदर, वैल्यू एडिशन। अब आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या पूछ लिया जाए भाई, फादर ऑफ पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ पीएचटी अगर आपसे पूछते हैं तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है निकोलस एपर्ट है। कौन है, निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट जो है इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट 5वें नंबर पर बात करें तो 5वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्पाइसेस और कॉन्डामेंट्स। किसके बारे में बात करेंगे, स्पाइसेस, स्पाइसेस एंड कॉन्डामेंट्स के बारे में, कॉन्डामेंट्स। अब देखिए स्पाइसेस और कॉन्डामेंट्स वन बाय वन हम इनकी सेपरेटली बात करेंगे। देखो स्पाइसेस दोनों वर्ड्स जब हम पढ़ते हैं और हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो लगभग समान दिखाई देते हैं, लेकिन ये समान नहीं है। देखो स्पाइसेस जो होता है ना, इनका मेनली जो अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं एरोमा ऐड करने के लिए या फिर फ्लेवर ऐड करने के लिए। कोई भी हमारा प्रोडक्ट है तो उसके अंदर सिर्फ हम अगर हमको खुशबू ऐड करनी है तो हम किसका यूज करेंगे भाई, मसालों का यूज करेंगे, स्पाइसेस का यूज करेंगे। जैसे कि अपन बात करें इलायची, इलायची का क्यों यूज करते हैं, क्या हम उसको टेस्ट के लिए यूज करते हैं, क्या नहीं, टेस्ट के लिए करते तो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, लेकिन हम सिर्फ उसको खुशबू के लिए, उसकी एरोमा के लिए, उसके फ्लेवर के लिए उसको ऐड करते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो स्पाइसेस होते हैं ना, इनका काम तो क्या होता है, एरोमा का, एक तो ये एरोमा प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये फ्लेवर प्रोवाइड करेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सब एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी कॉन्डामेंट्स, ठीक है। कॉन्डामेंट्स के अलावा ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड देखो हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों किसके बारे में, सेकंड हम बात करेंगे कॉन्डामेंट्स। कॉन्डामेंट्स का जो मेन पर्पज होता है इनको यूज करने का वो होता है टेस्ट ऐड करना। भाई क्या होता है, टेस्ट। टेस्ट ऐड करने के लिए जो हम यूज करते हैं तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, कॉन्डामेंट्स। जैसे कि लहसुन हो गया, सब्जी के अंदर लहसुन डाला जाता है, क्या खुशबू के लिए डालते हैं, नहीं, उसको हम डालते हैं टेस्ट ऐड करने के लिए। जिंजर डालते हैं टेस्ट ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑनियन डालते हैं टेस्ट ऐड करने के लिए, टर्मरिक डालते हैं टेस्ट ऐड करने के लिए, तो ये चीज ध्यान रखनी है। देखो इसके बाद में 6 नंबर पे अपन बात कर लेते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट, एंड मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। अब साहब ये एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, देखो ऐसे प्लांट जिससे क्या मिलता है, असेंशियल ऑयल मिलता है। भाई क्या मिलता है, असेंशियल जो ऑयल मिलता है, ऐसे सभी प्लांट्स क्या होते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स। और इस असेंशियल ऑयल का यूज कहाँ करते हैं, इस असेंशियल ऑयल का यूज करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में। तो एरोमेटिक जिसको हिंदी में कहते हैं सुगंधित पौधे, तो इनका जो मेन पर्पज होता है वो होता है असेंशियल ऑयल निकालना, और ये असेंशियल ऑयल मिलेगा अपन को एरोमेटिक प्लांट से। मेडिसिनल प्लांट्स की बात करूं प्यारे दोस्तों तो ये मेडिसिनल जो प्लांट्स है इनका जो मेन पर्पज है वो मेन पर्पज होता है ड्रग, क्या निकालना, ड्रग। ड्रग यानी कि जो दवा होती हैं उनको निकालने का जो मेन पर्पज होता है वो किसको होता है, मेडिसिनल प्लांट्स का होता है। इनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज को निकाला जाता है, ड्रग्स बनाए जाते हैं, दवाएं बनाई जाती है, तो उन्हें अपन मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं। ऐसे ही एक लास्ट मैंने आप लोगों को भी ब्रांच बताई, कौन सी, प्लांटेशन। कौन सी बताई भाई, प्लांटेशन, प्लांटेशन, प्लांटेशन क्रॉप। देखो ये प्लांटेशन को मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए, किसके लिए, इनकम के लिए ग्रो करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अपन डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब देखो हम बात करते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट।
फ्रूट का क्लासिफिकेशन करेंगे बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, और बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर या बेसिस के ऊपर फ्रूट्स जो है इनको टू पार्ट्स के अंदर या टू भागों के अंदर, दो भागों के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मोनोकोट। तो पहले एक बार अपन डिवाइड करके लिख लेते हैं कौन कौन से दो पार्ट होंगे। तो पहला जो पार्ट होगा वो ध्यान रखना मोनोकोट फ्रूट्स होंगे। पहला मोनोकोट फ्रूट होंगे, और दूसरा होगा डाइकोट। दूसरा कैसा होगा, डाइकोट। अब इसको समझना है भाई, यहां पर देखो पहला पॉइंट मोनोकोट और डाइकोट हम जब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वर्ड से मतलब आ रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, और कोट का मतलब कोटिलेडोन, यानी ऐसे फ्रूट्स प्लांट जिनके सीड के अंदर सिंगल कोटिलेडोन पाया जाएगा क्या कहलाएंगे, मोनोकोट। और ऐसे फ्रूट प्लांट जिनके सीड के अंदर दो कोटिलेडोन्स पाए जाएंगे क्या कहलाएंगे, डाइकोट। तो पहला तो ये हो गया। तो पहला पॉइंट तो यही लिख लेते हैं कि यहां पर मोनोकोट के अंदर तो क्या पाया जाएगा, सिंगल कोटिलेडोन पाया जाएगा, पहली चीज। यहां अपन बात करें डाइकोट के अंदर, तो यहां पर क्या है, टू कोटिलेडोन्स पाए जाएंगे। कितने, टू कोटिलेडोन्स पाए जाएंगे, कहां पर, इसके सीड के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूं प्यारे दोस्तों तो मोनोकोट की, तो मोनोकोट के अंदर जो लीव्स होती है ना, पत्तियां, ये जो लीव्स होती हैं इनके अंदर जो शिराएं होती है, वेनेशन जो पाई जाती है, ये वेनेशन बिल्कुल कैसी पाई जाएगी, पैरेलल पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी, पैरेलल, यानी इस प्रकार की यहाँ पर इन पत्तियों के अंदर क्या पाई जाएंगी, शिराएं पाई जाएंगी, पैरेलल वेन्स पाई जाएंगी। ठीक है, कैसी पाई जाएंगी, पैरेलल पाई जाएंगी, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, मोनोकोट। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये कैसी है भाई, पैरेलल है। ठीक है, कैसी है, पैरेलल। अब देखो दूसरी स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर देते हैं पहले एक बार, हाँ, पैरेलल। सेकंड अपन बात करें यहां पर डाइकोट के अंदर, तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, जो डाइकोट होगा यहां पे जो वेन्स पाई जाएंगी वो वेन्स पाई जाएंगी रेटिकुलर। किस टाइप की पाई जाएंगी, रेटिकुलर टाइप की वेन्स पाई जाएंगी, यानी कि इस टाइप की यहां पर क्या है, वेन्स निकली होंगी, जालिकावत कहते हैं इनको, हिंदी में क्या कहते हैं, जालिकावत। यहां पर शिराएं पाई जाएंगी, वेन्स पाई जाएंगी। तो यहां पर ध्यान रखना, रेटिकुलर क्या पाया जाएगा, वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलर क्या पाया जा रहा है, वेनेशन पाया जाता है। इधर क्या पाया जा रहा है, पैरेलल पाया जा रहा है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर मोनोकोट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो जड़ें पाई जाएंगी या फिर रूट्स पाई जाएंगी वो फाइब्रस पाई जाएंगी। भाई कौन सी जो रूट पाई जाएंगी, फाइब्रस। यह ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइबर्स रूट यहाँ पर प्रेजेंट होने वाली है। जबकि मैं कंपैरिजन करूँ डाइकोट फ्रूट के अंदर, तो डाइकोट फ्रूट के अंदर जो रूट्स पाई जाने वाली है वो टैप रूट्स पाई जाने वाली। भाई कौन सी रूट पाई जाएंगी यहाँ पर, टैप रूट। तो मैंने ये जो क्लासिफिकेशन किया है ये आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। मैंने क्या बताया आपको, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बताया, जिसमें मैंने आपको दो मैंने बताया कि जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है या बॉटनिकल बेसिस पे जो फ्रूट्स का फ्रूट को जो हम क्लासीफाई करते हैं वो टू पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोकोट एंड सेकंड वन इज डाइकोट। मोनोकोट के अंदर क्या होगा, उसके जो सीड होंगे उनके अंदर सिंगल कोटिलेडोन होगा, जबकि डाइकोट के अंदर टू कोटिलेडोन्स पाए जाएंगे। मोनोकोट के अंदर जो लीफ होती है, मोनोकोट प्लांट्स की जो लीफ होती है उनके अंदर जो वेनेशन पाया जाएगा वो बिल्कुल पैरेलल, इस टाइप का वेनेशन पाया जाएगा। जबकि रेटिकुलर के अंदर जो वेनेशन पाया जाएगा वो जो डाइकोट्स के अंदर जो वेनेशन पाया जाएगा वो रेटिकुलर टाइप का पाया जाएगा। यहाँ आपने बात करी मोनोकोट के अंदर जो रूट्स पाई जाएंगी वो फाइब्रस टाइप की पाई जाएंगी, जबकि डाइकोट के अंदर टैप रूट्स बिल्कुल पाई जाएंगी, जिसे मूसला जड़ें अपन कहते हैं। अब देखो मोनोकोट को याद करने के एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मोनोकोट फ्रूट एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डाइकोट फ्रूट। तो इनको याद करने के लिए, इनको एग्जांपल को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आपको 5 एग्जांपल याद रखने हैं। एक तो याद रखना है ए, बी, सी, डी और पी, ये 5 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। इन 5 के अलावा जितने भी आप लोगों को एग्जाम्पल बचेंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, डाइकोट में। किस में आ जाएंगे, डाइकोट में आ जाएंगे। तो भाई साहब ए का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहां हम बात करते हैं। ए का मतलब होता है अरेका नट यानी सुपारी। ए का मतलब क्या होता है, अरेका नट, जिसे हिंदी में कहते हैं सुपारी। बी का मतलब बनाना यानी कि केला। सी का मतलब होता है कोकोनट यानी नारियल। डी का मतलब डेट पाम यानी खजूर, और पी का मतलब पाइनएप्पल। ये 5 ही ऐसे फ्रूट प्लांट आएंगे जो मोनोकोट नेचर के होंगे, सब बाकी सब कैसे होंगे, डाइकोट नेचर के होंगे। चलिए हम 1 बाय 1 इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, ठीक है।
ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोट फ्रूट, इनको याद रखने की ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, इनको याद रखने की आप लोगों को याद रखनी है क्या ट्रिक्स। ट्रिक क्या है? ट्रिक है ए बी सी डी और पी, ये आप इस तरीके से याद करेंगे। अब देखो, पहला जो मोनोकोट फ्रूट है वो कौन सा है भाई? अरेका नट। अरेका नट को साइंटिफिक नेम क्या है? अरेका कैटेचू। अरेका नट का साइंटिफिक नेम क्या है प्यारे दोस्तों? अरेका कैटेचू इसका साइंटिफिक नेम है। सेकंड में बात करूं फैमिली की, तो इसकी जो फैमिली है वो एरिकेसी या पामी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर ध्यान रखना 32 इसके क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ओरिजिन प्लेस की मैं बात करूं तो मलाया रीजन इसका क्या है? ओरिजिन प्लेस है। नेक्स्ट में बात करूं बनाना, बनाना का साइंटिफिक नेम है मूसा पैराडिसिका। वैसे तो मैंने इसको क्या करवा रखा है? इटैलिक करवा रखा है, फिर भी साइंटिफिक नेम के नीचे अपन दोनों साइड क्या ड्रॉ करेंगे? लाइंस ड्रॉ करेंगे। फैमिली की बात करें तो म्यूजेसी फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर 33 होते हैं और ये एक प्रकार का ट्रिप्लोइड होता है। ध्यान रखना, बनाना जो होता है ना, एडिबल जो बनाना होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लोइड नेचर का, त्रिगुणित नेचर का होता है, ठीक है। ओरिजिन प्लेस की मैं बात करूं तो इंडो मलाया भी होता है और साउथ ईस्ट एशिया, दोनों ही इसके क्या होते हैं? ओरिजिन प्लेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड अपन बात करें कोकोनट, कोकोनट का साइंटिफिक नेम होगा कोकस न्यूसीफेरा। एरिकेसी या पामी फैमिली होगी, क्रोमोसोम नंबर 32 होंगे, ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया होगा। डेट पाम, देखो डेट पाम का जो साइंटिफिक नेम अभी पूछा गया है, राजस्थान के अंदर एग्जाम हुआ था, स्टेट यूजी एग्जाम जेट का, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट का, तो वहां पर ये जो क्वेश्चन है 2023 में क्वेश्चन आया है, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, सीधा सा क्वेश्चन पूछा था साइंटिफिक नेम ऑफ डेट पाम, तो फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा हो जाएगा। एरिकेसी पामी फैमिली, 36 इसके क्रोमोसोम नंबर होंगे और इराक, ध्यान रखना इसका ओरिजिन प्लेस है। और यहीं पे मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर अब पूछा जाए कि ईरान किसका है, क्या पूछा जाए? ईरान, तो ईरान होता है, ध्यान रखना, पोम ग्रेनेट का। भाई किसका होता है? पोम ग्रेनेट, जो अनार होता है उसका तो होता है ईरान, और अपना डेट पाम जो है इसका होता है इराक, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाइनएप्पल की। भाई किसकी बात करेंगे? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का जो साइंटिफिक नेम होगा वो अनानास कोमोलस। भाई कौन सा होगा? अनानास कोमोलस होगा। फैमिली ब्रोमेलिएसी, ये बीएचयू के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, बीएचयू यूजी और पीजी दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, फैमिली ऑफ पाइनएप्पल, तो ब्रोमेलिएसिस की फैमिली है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। क्रोमोसोम नंबर भी इसके इंपॉर्टेंट है, 50 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ब्राजील इसका ओरिजिन प्लेस होता है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों एग्जांपल्स ऑफ डाइकोट फ्रूट। देखो मोनोकोट के अलावा जो भी अपने पास एग्जाम्पल बचे वो सारे किस में आ जाएंगे? डाइकोट फ्रूट्स के अंदर आ जाएंगे। तो बात कर लेते हैं डाइकोट्स की। देखो कॉमन नेम बात करें सबसे पहले डाइकोट फ्रूट्स के, तो मैंगो की बात करते हैं, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका है, एनाकार्डियेसी फैमिली होती है। ये एनाकार्डियेसी मैंगो की भी होती है। मैंगो के अलावा जो केशोनट होते हैं ना, केशोनट काजू, इस काजू की फैमिली भी कौन सी होती है? एनाकार्डियेसी। क्रोमोसोम नंबर 40 होते हैं, ओरिजिन प्लेस इंडो बर्मा होता है। कौन सा होता है? इंडो बर्मा। देखो नेक्स्ट अपन बात करें पपाया, पपाया का साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया, फैमिली है कैरिकेसी और क्रोमोसोम नंबर है 18 एंड ओरिजिन है साउथ अमेरिका, जिसे अपन मैक्सिको भी कहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें गुआवा, सीडियम गुआजावा इसका साइंटिफिक नेम है, फैमिली है मिर्टेसी। ध्यान रखना मिर्टेसी इस गुआवा की भी है। गुआवा के अलावा जो ब्लैकबेरी होती है ना, जामुन, किसकी बात कर रहे हैं? ब्लैकबेरी की, यानी जामुन की बात कर रहे हैं। तो जामुन की जो फैमिली होती है वो भी कौन सी होती है? मिर्टेसी। क्रोमोसोम नंबर किसके अपने बात करें गुआवा के 22 होंगे, ओरिजिन साउथ अमेरिका होगा। कौन सा होगा? साउथ अमेरिका। नेक्स्ट हम बात करें मैंड्रिन के बारे में, सिट्रस रेटिकुलाटा इसका साइंटिफिक नेम होगा, मैंड्रिन, जिसे हम क्या कहते हैं? संतरा के नाम से जानते हैं। तो सिट्रस रेटिकुलाटा रूटेसिस की फैमिली होती है, क्रोमोसोम नंबर 18 होंगे, चाइना ओरिजिन होगा। ध्यान रखना जितने भी सिट्रस फ्रूट होंगे उन सभी फ्रूट्स के अपन जो पढ़ने वाले हैं उन सभी के कितने क्रोमोसोम नंबर होने वाले हैं? 18। फैमिली कितनी कौन सी होने वाली है? रूटेसी होने वाली। ध्यान रखना सिट्रस फ्रूट्स की, सभी सिट्रस फ्रूट्स की फैमिली कौन सी होगी? रूटेसी होने वाली है। नेक्स्ट बात करें स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस। स्वीट ऑरेंज का क्या नाम है? सिट्रस साइनेंसिस। और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं माल्टा। स्वीट ऑरेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में? माल्टा कहते हैं। रूटेसी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर 18 और वही जो ओरिजिन प्लेस है वो कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करें प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइम के बारे में। लाइम का जो साइंटिफिक नेम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया।
फैमिली रूटेसी, क्रोमोसोम नंबर 18, ओरिजिन प्लेस है इंडिया। ओरिजिन प्लेस कौन सा है? इंडिया हो जाएगा। ऐसे अपन बात करें बेल की, बात करते हैं एगल मार्मिलोस, इसका साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। एगल मार्मिलोस इसका साइंटिफिक नेम है प्यारे दोस्तों। रूटेसी फैमिली है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, बील की फैमिली भी रूटेसी होती है, ठीक है, सिट्रस की तरह। क्रोमोसोम नंबर 18 ही होते हैं, ओरिजिन प्लेस इंडिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेर, जीजीफस मोरिशियाना भाई, जीजीफस मोरिशियाना रेहमनेसी फैमिली होगी, क्रोमोसोम नंबर 48 होंगे, ओरिजिन होगा इंडो चाइना। ओरिजिन कौन सा होगा? इंडो चाइना। आंवले की बात कर लेते हैं, आंवला अम्बलिका ऑफिशियलिस साइंटिफिक नेम होगा, यूफोरबिएसी फैमिली होगी, क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो 28 होने वाला है, और ओरिजिन प्लेस होगा इंडिया। ओरिजिन प्लेस कौन सा होगा? इंडिया होने वाला है। ग्रेप्स की बात कर लेते हैं, साइंटिफिक नेम होगा विटिस विनीफेरा भाई, साइंटिफिक नेम कौन सा होगा? विटिस विनीफेरा, एंड फैमिली होगी विटेसी। बात करें क्रोमोसोम नंबर की, 38 क्रोमोसोम नंबर होने वाले हैं, और एशिया माइनर ग्रेप्स का क्या होने वाला है? ओरिजिन प्लेस होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं पोमग्रेनेट, जिसे फ्रूट ऑफ लव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट ऑफ लव, तुम्हारा लव नहीं, फ्रूट ऑफ लव है ना। हाँ, तो जो पोमग्रेनेट साइंटिफिक नेम होगा इसका प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिकेसी फैमिली होगी, ओरिजिन प्लेस इसका ईरान होगा, और क्रोमोसोम नंबर 18 होंगे। मैंने पहले भी बताया था ईरान इराक में कंफ्यूज होते हैं, ईरान तो किसका होता है? पोमग्रेनेट का होता है। ऐसे ही इराक याद रखना है, वापस मैं बता देता हूँ, इराक होता है किसका? डेट पाम का भाई। किसका होता है? डेट पाम का होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फालसा, फालसा साइंटिफिक नेम होता है ग्रेविया सुबिनेक्वलिस। जो फालसा होता है ना, सबसे जल्दी खराब होने वाला फ्रूट है, यानी टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर अपन हाथ में हथेली पे रखते हैं तो हमारे हाथ का, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे ही ये खराब हो जाएगा अगर इसको रेगुलर रखा जाए तो दुनिया में सबसे जल्दी जो फ्रूट खराब होता है वो कौन सा है? फालसा, हाईली पेरिशेबल नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, फालसे की जो फैमिली है वो टिलियेसी होगा, क्रोमोसोम नंबर 36, और इंडिया इसका क्या है? ओरिजिन प्लेस है। नेक्स्ट बात करते हैं करोंदा, करोंदा का साइंटिफिक नेम भाई, करोंदा कैरिसा करेंडस, एपोसाइनेसी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर 22, और ओरिजिन प्लेस है इसका इंडिया। नेक्स्ट देखो सपोटा, सपोटा यानी चीकू, चीकू जो होता है ना, इस चीकू को सपोटा बोलते हैं भाई। अर्कस सपोटा इसका साइंटिफिक नेम है, सपोटेसी फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर 26 है भाई। क्रोमोसोम नंबर इंपॉर्टेंट है किसके? सपोटा के, और साउथ अमेरिका इसका क्या है? ओरिजिन प्लेस है। नेक्स्ट बात करें लीची की, तो साइंटिफिक नेम है लीची चाइनेंसिस, सपिंडेसी फैमिली होती है इसकी, कौन सी होती है? सपिंडेसी, क्रोमोसोम नंबर 30 होते हैं, और ओरिजिन प्लेस की मैं बात करूं तो चाइना इसका ओरिजिन प्लेस होता है। नेक्स्ट देखिए डाइकोट की और एग्जांपल हमारे पास है एप्पल, ठीक है, मेलस डोमेस्टिका या मेलस डोमेस्टिकस इसका साइंटिफिक नेम होगा, और फैमिली इसकी रोजेसी होने वाली है, क्रोमोसोम नंबर कितने होने वाले हैं? 24 होने वाले हैं, और ओरिजिन है इसका वेस्ट चाइना। कौन सा है? वेस्ट चाइना। कस्टर्ड फ्रूट, सीताफल की हम बात करें तो सीताफल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? अन्नोना स्क्वामोसा भाई, क्या होगा? अन्नोना स्क्वामोसा, अन्नोनेसी फैमिली होने वाली है। क्रोमोसोम नंबर की मैं बात करूं तो 14 इसके क्रोमोसोम नंबर होने वाले हैं, और ट्रॉपिकल अमेरिका इसका क्या होगा? ओरिजिन प्लेस होगा। जैक फ्रूट की मैं बात कर लूं प्यारे दोस्तों तो एट्रोकार्पस, ध्यान रखना, एट्रोकार्पस हेटेरोपाइला इसका साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ कटहल, कटहल यानी जैक फ्रूट, तो जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम क्या है? अर्टोकार्पस हेटेरोपाइला, अर्टोकार्पस हेटेरोपाइला, ठीक है। मोरेसी फैमिली है, मोरेसी एक तो इसकी है, एक फिग की है, और एक ध्यान रखना शहतूत जो होता है ना, शहतूत, शहतूत की भी मोरेसी होती है, अंजीर की भी मोरेसी होती है, और कटहल की भी मोरेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर में बात करूं कटहल के या जैक फ्रूट के तो 20, और ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अमेरिका। ऐसे ही बात कर लेते हैं फिग के बारे में, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव फ्रूट है ये, इसके अंदर फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिग, फाइकस कैरिका, फिग का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? फाइकस कैरिका, मोरेसी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर 56, और इराक ओरिजिन प्लेस हो गया। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है स्पेशली लड़कियों को, है ना। तो स्ट्रॉबेरी जो है ना, ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट मैन मेड फ्रूट है भाई। कैसा ये? मैन मेड फ्रूट है। जैसे अपने वो जो होता है ना ट्रिक्टिकेल, मैन मेड सीरियल, वैसे ही मैन मेड फ्रूट कौन सा है? स्ट्रॉबेरी है। फ्रेजेरिया अन्नानासा इसका साइंटिफिक नेम है, रोजेसी फैमिली है, 56 क्रोमोसोम नंबर, और फ्रांस इसका क्या है? ओरिजिन प्लेस है, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बॉटनिकल जो क्लासिफिकेशन है ये होता है कंप्लीट। तो आज देखो हमने कौन कौन सी बातें करी। आज हमने जो बिल्कुल बेसिक पार्ट हमने पढ़ा कि हॉर्टिकल्चर क्या है, कहाँ से आया है। मैं एक बार वैसे रिवाइज करूँगा, बस आउटलाइन वापस बना रहा हूँ कि हॉर्टिकल्चर क्या है, कहाँ से आया है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, शब्द सबसे पहले किसने दिया, फादर कौन है, फिर हमने उसको अलग अलग ब्रांचों में पढ़ा। तो एक बार इसको फटाफट से स्पीड से रिवाइज करेंगे, जैसे 5G की स्पीड होती है ना, बस वैसी स्पीड यहाँ से हमने स्टार्ट किया। और हमने जब स्टार्ट किया उसके बाद में हम यहाँ पर पहुँचे कि हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है, हॉर्टस कल्चरा से लिया है। हॉर्टस मीन्स गार्डन और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, ठीक है। गार्डन का कल्टीवेशन ही हॉर्टिकल्चर होता है। टर्म हॉर्टिकल्चर पीटर लॉरेनबर्ग ने दी, कब दी, 1631 में, 1631 के अंदर दी। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड एलएस वेली एंड टी.ए. नाइट। फादर ऑफ सिस्टमेटिक हॉर्टिकल्चर डी कैंडोले। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया एम.एस. मोरियोडा एंड फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इज डॉक्टर के.एल. चड्डा। यहाँ हमने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा था कि जो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है उनका नाम क्या है भाई, पीटर डेक्रिसन जी है। चलो नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्रांचेस पढ़ी, पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, स्पाइसेस एंड कॉन्डामेंट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मैंने आपको बताया कि एक प्रकार का एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से मिलकर बना है। पोमम और लॉजी, पोमम मींस फ्रूट और लॉजी मींस स्टडी, यानी फ्रूट्स की स्टडी करना ही पोमोलॉजी है। फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी की हमने बात करी तो कौन थे, डी कैंडोले साहब थे। नेक्स्ट हमने बात करी ओलेरिकल्चर के बारे में कि ओलेरिकल्चर लैटिन वर्ड है, ओलेरिस और कल्चरा से बना है। ओलेरिस मतलब पोर्ट हब और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, यानी पोर्ट हब का कल्टीवेशन या वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन ही क्या है, ओलेरिकल्चर है। फादर ऑफ ओलेरिकल्चर की बात करी तो एल.एच. बेले साहब को फादर ऑफ ओलेरिकल्चर कहते हैं। इसके बाद फ्लोरिकल्चर के बारे में पढ़ा कि फ्लावर्स की स्टडी फ्लोरिकल्चर है। फादर ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एम.एस. रंधावा। उन्होंने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमने बात करी प्यारे दोस्तों पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया कि क्यों स्टार्ट हुई, इसका जो मेन रीजन था वो हमारी सब्जियां और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते थे, ठीक है, बिना यूजली खराब हो जाते थे, जिसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता था वो किसान की इनकम पे पड़ता था। इस वजह से हमने इस ब्रांच को स्टार्ट किया और इसको स्टार्ट करने वाले थे निकोलस एपर्ट साहब, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ PST पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें हम प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा स्पाइसेस और कॉन्डामेंट। मैंने बताया कि स्पाइसेस का जो यूज होता है मेनली एरोमा के लिए और फ्लेवर के लिए करते हैं, कॉन्डामेंट्स को टेस्ट के लिए ऐड करते हैं। एरोमेटिक प्लांट्स जो है ये इनके अंदर असेंशियल ऑयल मिलता है, इसलिए इनको ये हमारे लिए उपयोगी है। और मेडिसिनल प्लांट हमारे लिए ड्रग का सोर्स होते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स को मेनली इनकम के लिए उगाया जाता है। बॉटनिकल बेसिस में मैंने क्लासीफाई किया फ्रूट्स को, और मैंने आपको बताया कि मोनोकोट्स जो होंगे उनके अंदर क्या होगा, सिंगल कोटिलेडोन पाया जाएगा, लीफ के ऊपर पैरेलल वेनेशन होगा, और जो रूट्स होती है वो फाइब्रस नेचर की होते हैं। और मैंने आपके इसको 5 एग्जाम्पल बताए ट्रिक के साथ में, ABCD और P। डाइकोट जस्ट अपोजिट होगा, 2 कोटिलेडोन्स, जो लीफ होगी उसके ऊपर रेटिकुलर वेनेशन होगा, और रूट्स कैसी होगी, टैप रूट्स पाई जाएंगी। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए हैं, ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जिस तरीके से मैंने ये जो टेबल बनाई है ना, इस टेबल में मेरे को टाइम लगा, कम से कम 2 घंटे लगे होंगे इस टेबल को बनवाने में, ठीक है, एक एक स्पेलिंग्स को बिल्कुल परफेक्टली बनवाने में कम से कम 2 घंटे। तो इस टेबल का जो मेन पर्पज है बनवाने का वो ये है कि यहाँ पर जो सारी की सारी जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं वो एक साथ हो जाए, और आपको ये सारा का सारा जो मैटर है, फैमिली का, क्रोमोसोम नंबर्स के, ओरिजिन प्लेस के, साइंटिफिक नेम के, ये सारे के सारे लाइन से आपको याद करना है। क्योंकि साइंटिफिक नेम अपन सोचते हैं कि साइंटिफिक नेम नहीं पूछा जाता, देखो जब भी पेपर आता है ना, उस पेपर के अंदर पैटर्न होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज के होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में आपने पुराने भी पेपर देखोगे, अभी के पेपर में भी कई जगह साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं। तो आपको साइंटिफिक नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन प्लेस, ये हर फ्रूट क्रॉप के याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास है। आज की क्लास के लिए के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में इसी प्रकार के जोश के साथ। सभी को तहे दिल से धन्यवाद।